हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और 12 बजे टाइम हो गया हमारे लाइव क्लास का, और जल्दी से आप आ जाइए और लाइव क्लास में जुड़ जाइए। हमने पिछले 2 पार्ट में जो राजस्थान की स्थिति है उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको कैसे लगे वो वीडियो। और अभी इस पर भी आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सारे हमारे प्रिय दोस्त जुड़ सके और क्लास का मजा ले सके। तो मेरे प्यारे साथियों, चलो हम पढ़ते हैं आज राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी कैसी स्थिति है और कौन कौन सी ऐसी उसमें रोचक तथ्य हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, एक राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो राजस्थान स्थित हैं तो उनके कौन कौन से जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में पहले मैं लेता हूं जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है 1 नंबर पर, और 2 नंबर है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उनका मैं पहले आपको नाम बता देता हूं कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है। दूसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब तीसरा है अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इनके बारे में, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, ये जो अरावली भौतिक प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैप है उस मैप पर आप इन जो भौतिक प्रदेश हैं उन क्षेत्र का किस तरीके से वर्गीकरण कर पाते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों कि आप जितना मैप पर प्रैक्टिस करोगे आपकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत मजबूत होगी, और आप मैप पर ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करोगे वहाँ तक आपकी जो ज्योग्राफी है वो मजबूत होगी। तो मैं आपको मैप पर जो क्षेत्र है उसके बारे में बताऊँगा तो आपको जल्दी से याद होगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो आज हम 1 नंबर वाला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो उसका इतिहास क्या है उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब देखो, आपने ये पेंजिया, पैथालासा और टेती सागर के बारे में भी सुना होगा। एक पेंजिया था और एक पैथालासा था, यानी पेंजिया एक मरुस्थलीय क्षेत्र था और एक पैथालासा सागरीय क्षेत्र था, और एक टेती सागर था वो एक सागरीय क्षेत्र था। और उसके जो अवशेष हैं उन अवशेषों से, जो टेती सागर के अवशेष हैं उन टेती सागर के अवशेषों से ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसका निर्माण हुआ है। यानी ये जो टेती सागर हैं उस टेती सागर से इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का सर्वप्रथम निर्माण हुआ है। अब उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसकी क्या क्या विशेषता है और उसको मैप पर हम कहाँ से देख सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, आपको पता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। अब मध्य से होकर गुजरती है तो अरावली के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र को हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जान सकते हैं। अब देखो, मैं मैप पर इसको स्थिति बता देता हूं आपको कि मैप पर हम कहां से कहां तक इसको दर्शा सकते हैं। अब देखो, ये जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आता है। यानी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब
इसमें मेरे प्यारे साथियों ये जो 50 डिग्री जो रेखा है वो इसको दो भाग अलग अलग करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अब जो 50 डिग्री से उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी एक जो 25 सेमी रेखा है, समवर्षा रेखा है, वो 25 सेमी समवर्षा रेखा भी इसको दो भागों में बांटती है। यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो भी इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अब 25 सेमी समवर्षा रेखा भी इसको दो भागों में बांटती है और 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है और इसका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो इस के अंतर्गत आता है। तो जो आगे का जो पूरा प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि इसकी जो विशेषता क्या है, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है वो रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों चलो उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। अब उसके बारे में एकत्रित क्या क्या करना है हमें मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों उसके बारे में हम देखते हैं। पहले जो राजस्थान के ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि 25 सेमी समवर्षा रेखा और 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को अलग अलग जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका निर्माण करती है। अब इसकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जो विशेषता है उस विशेषता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हम पहले शुरुआत करते हैं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो मेरे प्यारे साथियों कुल क्षेत्रफल है 61.11%। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस राजस्थान के क्षेत्रफल में 61.11% उसका क्षेत्र माना जाता है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका कितना क्षेत्रफल माना जाता है 61.11% जो क्षेत्रफल है वो इसका माना जाता है। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो इसकी जो जनसंख्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है। यानी राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 40% जो जनसंख्या है वो इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें निवास करती है। उसके बाद में बात करते हैं हम वर्षा कि यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है। देखो आपको पता ही है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें वर्षा तो कम ही होती है और इसमें जो वर्षा का है वो 20 सेमी से 50 सेमी के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। कितनी होती है 20 सेमी से 50 सेमी के बीच में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसमें वर्षा होती है। आगे आते हैं हम तो उसमें हम यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु कैसी है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है शुष्क जलवायु है। कैसी है जलवायु शुष्क जलवायु है। और जो मिट्टी है मेरे प्यारे साथियों वो कैसी है वो मिट्टी है मेरे प्यारे साथियों बलुई मिट्टी बलुई रेतीली मिट्टी। कौन सी है बलुई रेतीली मिट्टी बलुई रेतीली मिट्टी। तो मेरे प्यारे साथियों हमने पहले देखा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 61.11%। यानी क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। यानी जो हमारे पूरे भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। तो इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो कितना प्रतिशत है 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो वर्षा है वो 20 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। और जो मिट्टी है वो मिट्टी बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये तो सामान्य जानकारी हुई। और एक जो जानकारी है वो और बता देता हूँ कि जो विश्व है उस विश्व का सबसे सघन बसा हुआ विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है।
कौन सा मरुस्थल है? सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यानी विश्व के जो बाकी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में से सबसे ज्यादा इसमें जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो इसमें विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर बाकी सभी मरुस्थलों से सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने बताया था, इसकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में मैंने बताया था। अब ये जो 25 सेमी वर्षा रेखा है, ये 25 सेमी समवर्षा रेखा है और जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, 25 सेमी और 50 सेमी, ये इस मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है। अब दो भागों में वो दो भाग कौन कौन से हैं उसको विभाजित करने वाले, एक तो ये, तो पहले नंबर का जो भाग है वो तो है शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। ये जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है इससे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो एक तो हो गया शुष्क और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क। कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको मैप पर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला तो हो गया शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो पहला तो आपको मैं बता देता हूं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पार्ट में से। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, तो आपको लिखना है 50 सेमी समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको दो भागों में कौन सी रेखा करती है, तो आपको 25 सेमी समवर्षा रेखा बताना है। अब वो कौन कौन से दो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में। पहला तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इन दो भागों में इनको बांट रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया है तो थम्स अप का निशान जरूर भेज दीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और फिर इसकी जो क्या जलवायु है उस जलवायु के बारे में भी हम जानेंगे। अब देखो, शुष्क मरुस्थल है, उस शुष्क मरुस्थल में तो न के बराबर वर्षा होती है और मतलब बहुत कम वर्षा होती है और इसका जो मतलब ज़्यादातर क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसमें जो मतलब हमारे सामान्य भाषा में जो धोड़े कहे जाते हैं, यानी जो रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं उन्हें धोड़ा कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? धोड़ा कहा जाता है। वो इस जो शुष्क मरुस्थल है उस मरुस्थल में पाए जाते हैं। यानी जो बड़े बड़े जो रेत के टीले हैं उन रेत के टीलों को धोड़ा कहा जाता है और वो इस शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बाकी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उस अर्ध शुष्क मरुस्थल में किस प्रकार इसका जो विवरण है वो होगा, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांट रखा है उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। पहले हम लेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा लेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांटेंगे। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। अब वो 4 भाग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? बांगर प्रदेश। पहला प्रदेश है बांगर प्रदेश और इसे शेखावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश भी कहा जाता है, इसे शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं। और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों गग्गर का मैदान। कौन सा है? गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। और तीसरा है नागौर उच्च भूमि। कौन सा है? नागौर उच्च भूमि।
ये मेरे प्यारे साथियों ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका विवरण है और इसको कितने भागों में बांट रखा है ये उसके बारे में है। और चौथा है गोंडवाना प्रदेश। कौन सा है? गोंडवाना प्रदेश। गोंडवाना प्रदेश, इस प्रदेश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया है? लूनी बेसिन। ये जो गोंडवाना प्रदेश है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या नाम दे रखा है? लूनी प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों ये तो इसका जो विवरण है वो हुआ। अब इसके विवरण में मैं आपको बता देता हूँ कि आप नक्शे में इसको किस तरीके से मतलब एकत्रित कर सकते हैं। अब देखो घग्गर का मैदान, अब हम नदियों में पढ़ेंगे कि जो घग्गर नदी है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरती है और उसकी किस तरीके की स्थिति है। तो मैं बता देता हूँ जो हनुमानगढ़, गंगानगर और जो बीकानेर, चूरू, यहाँ का जो ये ऊपर का एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है। यानी जो घग्गर का मैदान है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, यहाँ का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है कि जो घग्गर का मैदान है उसमें जो उत्तरी राजस्थान का जो मरुस्थल का हिस्सा है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो ये गोंडवाना या लूनी बेसिन है, उस लूनी बेसिन का बांगड़ प्रदेश, शेखावाटी, यानी जो बांगड़ प्रदेश शेखावाटी का क्षेत्र है, जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है और पश्चिमी बीकानेर है, ये जो क्षेत्र आता है वो शेखावाटी प्रदेश के अंदर आता है। और उसके बाद में जो मध्य भूमि है या जो नागौर की उच्च भूमि है उस नागौर का भी इसमें विवरण आता है। और उसके बाद जो लूनी बेसिन है या गोंडवाना प्रदेश है वो भी इसके अंतर्गत आता है। जो शेखावाटी प्रदेश है उसको बांगड़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है और जो गोंडवाना प्रदेश है उस गोंडवाना प्रदेश को हम लूनी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो गोंडवाना प्रदेश है उस गोंडवाना प्रदेश में या मतलब जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, यानी जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको जो छोटी छोटी आपके जो कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे छोटे तरीके से किस तरीके से आपको एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के बारे में भी पूछ सकता है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है और भारत के जो क्षेत्रफल में इसका किस तरीके का मतलब कितना प्रतिशत है वो भी पूछ सकता है और इसकी भारत में क्या स्थिति है वो भी पूछ सकता है। और उसके बाद में ये जो संपूर्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र को हम जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसके नाम से भी जान सकते हैं, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी महान मरुस्थल के नाम से भी जान सकते हैं, महान मरुस्थल के नाम से भी जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं जल्दी से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछ सकता है। वो पहला तो मैंने बता दिया क्षेत्रफल के बारे में भी पूछ सकता है। दूसरा कि जो ये जो रेखाएं हैं 25 सेमी और 50 सेमी इसके बारे में पूछ सकता है। और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका विस्तार हो रहा है तो उसके बीच में कौन सा अवरोध है वो भी पूछ सकता है, यानी इसको मरुस्थल राजस्थान के मरुस्थल के विस्तार को कौन बचा रहा है तो वो अरावली पर्वतमाला है वो इसको बचा रही है, तो उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। और ये जो शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल है इन दोनों को अलग अलग कौन सी रेखाएं कर रही है उनके बारे में भी पूछ सकता है। और ये जो अर्ध शुष्क मैदानी शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांट रखा है उसके बारे में भी पूछ सकता है और वो कौन कौन से भाग है उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों उसमें एक तो बांगड़ प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश, दूसरा घग्गर का मैदान और तीसरा नागौर उच्च भूमि और चौथा गोंडवाना प्रदेश, यानी इनकी जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी है इस मैप में और किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है वो अच्छी तरीके से जानना है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश और ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।